आपको क्या बोला कि जब चीजों को नजदीक से देखोगे ज्यादा ऊपर की ओर तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा। कुछ देर बाद वो लड़की खुद ही ऑब्जर्व कर रही है कि अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, एंगल ऑफ हाइट तो सेम है, बैलून का हाइट में कोई बदलाव नहीं है, तो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कम हुआ है, इसका मतलब बैलून अब पहले से दूर जा चुका है। देखो ये दूर चला गया। अब आप यहां निकाल दो बीएम हाइट को, ये वाली हाइट हमारे लिए जरूरत है, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट में से वाई की हाइट घटा देते हैं, लिख सकते हैं h इक्वल्स टू √3x। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब देखो इन ट्रायंगल ABD है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में आता है ना, तो tan 30 डिग्री होगा आपका, वो हो जाएगा AB अपॉन BD। AB इज द ब्रिज, AB इज द ब्रिज है ना, और PQ इज द विड्थ ऑफ रिवर। PQ इज बच्चों कैसे हो आप लोग? तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। ये बहुत ही मॉडरेट चैप्टर ले सकते हैं, ना तो ज्यादा आसान है और ना ही ज्यादा टफ है, ठीक है। एक तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम इसमें आएगी, ठीक है ना, तो आपको सही से सवाल को पढ़ना है और फिर उसके बाद समझ के उसके डायग्राम बनाने हैं। पहले इस चैप्टर में कुछ बेसिक्स बातें जो यूज होने वाली है, मैं उसके बारे में बात बता रहा हूं, है ना। पहले बहुत तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, ठीक है। तो देखो आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में ये बात पता होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये पता है कि अगर आपने इसे थीटा कंसीडर किया है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा और ये वाला हाइपोटेनस होगा, ये बात आपको पता है, ठीक है। अब देखो तीन टी रेशियोज मैं यूज करने वाला हूं पूरे चैप्टर में, इससे ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको भी तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करना है। पहला है साइन थीटा, है ना, पहला है साइन थीटा। साइन थीटा होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरा जो आप यूज करोगे है ना, वो कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा होता है B बाई एच, है ना। बेस और हाइपोटेनस के बीच में जो रिलेशन देगा वो कॉस थीटा होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में जो रिलेशन होगा वो साइन थीटा होगा, और तीसरा जो है वो tan थीटा है ना, तीसरा जो है tan थीटा है, P बाई बी, है ना। पता है हमें कि 6 टी रेशियोज हैं पर हम यूज 3 ही करेंगे, ये बात समझ में आ रही है ना। इस चैप्टर में हम 3 ही टी रेशियोज यूज करेंगे। दो तीन बातें और है, देखो तीन इंपॉर्टेंट एंगल है जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है। एक एंगल होगा आपका 30 डिग्री, एक एंगल होगा 45 डिग्री और एक एंगल होगा 60 डिग्री। ये तीन एंगल बार बार यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब जो इंपॉर्टेंट ये टी रेशियोज है, इनके इस एंगल पे वैल्यूज भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या आप याद करके रखोगे? पहला चीज है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है ना। वैसे आप cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, और एक हो गया tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ये तीनों वैल्यू आप याद करके रखोगे, sin 30, cos 30 और tan 30, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यह आना चाहिए कि sin 60 डिग्री कितना होता है, तो sin 60 होता है √3/2। वैसे ही cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है 1/2, और तीसरा है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3, ठीक है ना। ये भी आपको तीनों बातें याद करके रखनी है, ठीक है। और एक बात इसमें जो यूज होगा वो 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, है ना। cos 45 होता है 1/√2 और tan 45 होता है 1। ये सारी बातें इस चैप्टर में यूज होने वाली है। अब मैं बार बार आपको नहीं बताने वाला हूं और आप भी बार बार इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया, ठीक है। यही एंगल्स यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में, क्लियर है? तो देख लो इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज चाहिए। अगर कोई ये आपको कहता है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आता, तो ये एकदम मूर्खता वाली बात है, ठीक है ना। बिना ट्रिग्नोमेट्री जाने भी आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाली है वो सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। देखो इस चैप्टर में क्या बात होने वाली है, इस चैप्टर की जो और बेसिक बातें हैं वो है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है, ये है पहला टेक्निकल टर्म इस चैप्टर, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पोल है, ये एक पोल है, ठीक है ना, और आप यहां पे खड़े हो, ग्राउंड पे हो ना, आप ग्राउंड पे खड़े हो, यहां पे, ठीक है। आप यहां से इस पोल को देख रहे हो, आप यहां से इस पोल को देख रहे हो, तो इस ग्राउंड से जो एंगल बना है आपके बीच में, ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा जो है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, क्लियर है ना। अब मैं देखो ये पोल की हाइट तो फिक्स है, ठीक है,
तो अगर आप जैसे जैसे धीरे धीरे पोल के नजदीक जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? आप जैसे जैसे पोल के नजदीक जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे पोल के नजदीक जाओगे क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप पोल से दूर जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? अगर आप किसी चीज को बहुत दूर से देख रहे हो इसका मतलब है कि वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। अगर आप किसी चीज को बहुत नजदीक से देख रहे हो तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? तो पहला टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से किसी चीज को जब आप ऊपर की ओर देख रहे हो और वो जो एंगल बनता है उस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? अब दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जैसे मान लो इस पोल पे आप चढ़ गए, ठीक है, और इस पोल से आप किसी चीज को नीचे देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो। ये बात समझ में आ रही है ना? तो देखो आप इसे यहां से ऐसे देख रहे हो, ठीक है, तो क्या करते हैं? पोल से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ये ग्राउंड के पैरेलल लाइन, ठीक है ना? और ये जो एंगल बनता है ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात समझ में आ रहा है ना? दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। क्लियर है ना? ये बातें समझ में आ रही है ना? यहां भी सेम कंडीशन है कि आप जैसे जैसे दूर जाओगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा, जैसे जैसे नजदीक आओगे एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा, है ना? जैसे मान लो एक पॉइंट ये होता है ना, और आप यहां से ऐसे देखो तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। अब मान लो आप यहां पे आ जाते हैं और देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया? कम आ गया, है ना? तो थोड़ी बहुत कहीं अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है तो आप ये देख के भी अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। और एक और बता देता हूं कि इस पूरे चैप्टर में जो डायग्राम बनने वाला है 90% डायग्राम एकदम सिंपल बनने वाला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनेगा। क्लियर है ना? बाकी बहुत सारी बातें हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इसमें हमने सारे सवाल एनसीईआरटी से लिए हुए हैं पहले, ठीक है, कुछ सवाल एनसीईआरटी के बाहर भी हैं। तो पहला सवाल कर रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. है ना? ये देखो ये पोल दे रखा है ना, ये वाला पोल है, ठीक है, और ये रस्सी है, ये है रोप, ये रोप, ठीक है। इसको पोल से और ग्राउंड से एकदम टाइटली बांधा गया है ना? टाइटली बांधा गया है। और ये जो रोप है ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपसे हाइट ऑफ पोल पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे? सिंपल वही साइन कॉस टेन लगने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल थीटा है और ये तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, है ना? तो पी और एच के बीच रिलेशन कौन देता है? साइन थीटा देता है ना? तो सिंपल आपको साइन का रिलेशन लगाना है ना? क्या करोगे? इन ट्रायंगल एबीसी में आप ऐसे कर लोगे कि साइन 30 डिग्री जो होगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा पी बाई एच। पी आपका क्या है? AB है, और एच क्या है? AC है, ठीक है। आपको पता है कि साइन 30 डिग्री रूट 3/2 होता है ना? AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, हाइट ऑफ पोल है, इसको h मान लो, तो ये h बाई, है ना, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 10 हो गया, सो h इक्वल्स टू 10 रूट 3 मीटर हो गया। हाइट ऑफ पोल कितना होगा? 10 रूट 3 मीटर हो गया। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका पोल का हाइट हो गया। क्लियर है? तो पहली बात तो आप हर सवाल को पहले सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। अगर वैसे सवाल 1 नंबर में आते हैं तो डायरेक्टली आप करके आंसर लिख सकते हो। आप ये कहोगे सर ये सवाल 2 नंबर 3 नंबर में आता है तो हम लिखेंगे कैसे? तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो कि AB पोल है एंड AC इज द रो, ठीक है ना? बस वही, और सिंपल आप एंगल लिख सकते हो, एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। और फिर आपको ये रिलेशन लगाना है और फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब अगला सवाल देखो, करेंगे ट्री breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आपसे ट्री की हाइट पूछ रहा है। देखो मान लो कि ये ट्री है ना, ये AB ट्री है, ठीक है। आंधी आए ना, आंधी आए तूफान के कारण पॉइंट सी से, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से ये पेड़ टूट गया, है ना? और टूट के क्या करता है? ये ग्राउंड पे गिरता है। ग्राउंड पे ये जो ब्रोकन पार्ट है कुछ ऐसे गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है, ऐसे, ठीक है ना? ये ब्रोकन पार्ट है, ये BC है। अब ये भी यहां से उठ के यहां पे आ गया, ठीक है ना? इसका नाम हमने B डैश दे दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? आप ऐसे लिखोगे कि AB इज द ट्री, AB इज द ट्री
ए बी इज द ट्री, ठीक है, और कह रहा है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, ये जो एंगल बना रहे हैं ग्राउंड से वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। इसके बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है, इसके बीच की जो दूरी है 8 मीटर है। करें कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपसे ट्री का हाइट पूछ रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि पूरा ट्री जो मिलके बनने वाला है वो एसी है, पर यहां से आपको ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट ट्री में है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो केस वन में हम क्या करते हैं, केस वन में क्या करते हैं, ले लेते हैं पहले इन ट्रायंगल ए बी डैश सी, ठीक है ना। आप यहां से कर लो tan 30 डिग्री, tan रिलेशन लोगे तो परपेंडिकुलर और बेस में आ जाएगा, है ना। वो p बाई बी आएगा, AC बाई क्या आएगा भाई, बी डैश है, AC बाई बी डैश है। तो tan 30 1/√3 होता है ना। tan 30 कितना होता है 1/√3। AC कितना होगा, AC की वैल्यू हमें नहीं पता, तो AC को AC ही लिख देते हैं। और AB डैश कितना दे रखा है, 8 दे रखा है ना। तो AC की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई कितना, √3 AC इक्वल्स टू 8। तो AC की वैल्यू 8/√3 मीटर आ गया, 8/√3 मीटर आ गया, ठीक है ना। यहां से हमने AC निकाल दिया। अब केस 2 में हम क्या करते हैं, एक बार हम बी डैश सी निकाल देते हैं, है ना। अब देख लो फिर से केस 2 ले लो, केस 2 ले लो, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डैश सी, ठीक है ना। अब आप इसके और बेस और इसके बीच में रिलेशन निकालना है तो कॉस ले लो, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बी बाई एच होगा, यानी ए बी डैश बाई बी डैश, ठीक है। और ये √3/2 हो गया, और ए बी डैश कितना होगा आपका, ए बी डैश 8 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, बी डैश सी, ठीक है। तो ये बी डैश सी इंटू √3 इक्वल्स टू 16, इसलिए बी डैश सी जो होगा आपका वो 16/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो बी डैश सी जो है वो BC ही तो है ना। तो लेंथ, हाइट ऑफ ट्री की बात करते हैं, हाइट ऑफ ट्री की बात करते हैं। हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा AC प्लस बी डैश, AC प्लस बी डैश, है ना। तो ये आपका 8/√3 और ये आपका 16/√3, सो फाइनली मिलके 24/√3 हो जाएगा, है ना। और ये √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 8√3 मीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर हो जाएगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? ठीक है, आगे क्वेश्चन किया जाए। देखो तीसरा सवाल है ना। तीसरा सवाल कर रहे कि कॉन्ट्रैक्ट प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखो दो स्लाइड बनाए जा रहे हैं, है ना। एक स्लाइड ये है, एक स्लाइड ये है। आपको पता है स्लाइड कैसा बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ही दिखता है ना। एक छोटे बच्चों के लिए बना है, एक बड़े बच्चों के लिए बना है, एक बड़े बच्चों के लिए बना, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए जो है वहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा, ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो कम है, वो 30 डिग्री, और यहां पे एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है ना। हाँ, ये छोटे बच्चों के लिए। इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है ना। और दूसरे वाली की जो हाइट है वो 3 मीटर है, 3 मीटर। अब करें कि स्लाइड का लेंथ बताना है आपको। स्लाइड का लेंथ आप ये देख लो, इसको ले लेते हैं ABC, ये ले लेते हैं PQR, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये PQR। तो देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। आपको इसका AC का लेंथ निकालना है, तो इसमें और इसके बीच में कौन सा रिलेशन होगा, साइन होगा। इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री ले लो, साइन 30 डिग्री क्या होगा, BC बाई AC होगा, BC बाई क्या होगा, AC होगा, है ना। साइन 30 डिग्री 1/2, BC की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर। AC हमें पता नहीं है ना, AC हमें पता नहीं, तो कर लो AC इक्वल्स टू हो जाएगा
2 इंटू 1.5, सो लेंथ ऑफ स्लाइड कितना हो जाएगा 3 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड कितना हो जाएगा 3 मीटर। छोटे बच्चों का जो स्लाइड का लेंथ है वो 3 मीटर है ना। अब इस वाले में आते हैं, इसमें आओगे आप तो देख लो इन ट्रायंगल पीक्यूआर, इन ट्रायंगल पीक्यूआर है ना, tan 60 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री की बात है, इन ट्रायंगल पीक्यूआर साइन 60 डिग्री, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, आर क्यू बाई पी आर, आर क्यू बाई पी आर, और ये √3/2 है, और आर क्यू की वैल्यू 3 है और पी क्यू की वैल्यू देख लेते हैं यहां से, है ना। तो √3 इंटू पी क्यू इक्वल्स टू 6, इसलिए पी क्यू इक्वल्स टू 6/√3, है ना। आप रेशनलाइज कर लो, इसे रेशनलाइज कर लो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये आ गया आपका 2√3 मीटर, ये 2√3 मीटर है ना। तो पहले वाले स्लाइड की लेंथ 3 मीटर है, दूसरे वाले स्लाइड की लेंथ 2√3 मीटर है। ये थोड़ी बड़ी होगी इससे, है ना, 1.73 इंटू 2 करोगे तो ठीक है 3.4 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये आप देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। सारे सवाल एनसीईआरटी के हैं, है ना, एक एक सवाल आपको ध्यान से पढ़ना है और इसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या करना, पहला तो काम आपका ये कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ठीक है। हर सवाल में डायग्राम जो है राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही बनने वाला है। करेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो ये टावर है, ये एबी टावर है ना, ये टावर है, और इसको टावर नाम दे दिया, देखो ये ऐसा हो गया। अब ग्राउंड से 30 मीटर की दूरी पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर, ये 30 मीटर की दूरी पे है ना। एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो करेंगे फाइंड हाइट ऑफ द टावर, आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है ना। आप जब भी लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि AB इज द टावर, AB टावर है ना, जिसका हाइट हम h मान लें, जिसका हाइट हम क्या कर लिए h मान लें। अब देखो इन ट्रायंगल एबीसी में आप देखोगे, इन ट्रायंगल एबीसी में आप देखोगे, है ना, तो पहले बात करते हैं साइन 30 डिग्री की। साइन थीटा होता है p/h, आपको पता है, इसके लिए p क्या है ab है, और h क्या है आपका, ये c है, तो bc हो जाएगा, है ना। ये 1/2 ab की जगह पे आप h लिख दो, और bc की जगह पे साइन रिलेशन नहीं चलेगा ना, इसमें साइन रिलेशन ना चल के टैन का रिलेशन चलेगा, है ना। टैन रिलेशन, आपको हाइट निकालना है ना, तो टैन रिलेशन ले लेंगे, ठीक है। टैन का रिलेशन यानी टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, टैन थीटा होता है p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो ये हो गया आपका AB/AC, AB/AC, और ये 1/√3 हो गया। AB की जगह पे आप h लिख लो और AC की जगह पे 30 मीटर, तो h कितना हो जाएगा, ये √3h इक्वल्स टू 30, इसलिए h इक्वल्स टू √30/3, है ना। आप रेशनलाइज कर सकते हो √3 इंटू √3 का, और जो फाइनल आंसर है वो हाइट का, हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर हो जाएगा, है ना। हाइट ऑफ टावर आपका 10√3 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं अभी तो। क्वेश्चन नंबर 5, ये सवाल भी बहुत आसान है, एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। इसको देखो, A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground, अच्छा ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे। जब भी आपको ऐसी बातें हाइट की करती है तो एकदम हमेशा ग्राउंड से लेते हैं, ये देखो ऐसे, यहां से। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, है ना, मान लो यहां से अटैच्ड ऐसे, ठीक है, ग्राउंड से। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी धागा जो है पूरा टाइट है ना, कहीं भी लूज नहीं है ना। तो ये स्ट्रिंग है, ये देख लो AB जो है स्ट्रिंग है, और BC जो हाइट है यहां से 60 मीटर की हाइट पे है, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लंबाई पूछी जा रही है ना। इस पॉइंट पे काइट है, बी पॉइंट जो आपको दिख रहा है, बी पॉइंट पे काइट है ना, और यहां से देखा जा रहा है, यहां से देखा जा रहा है, ठीक है ना, जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है।
अब आपसे इसकी लंबाई पूछ रहा है ना, एबी की लंबाई क्या होगा, इस स्ट्रिंग की लंबाई क्या होगा, है ना। आप ये कह सकते हो कि लेट एबी इज द स्ट्रिंग, एबी इज द स्ट्रिंग and b is the position of kite which is 60 meter above from the ground, from the ground। ये बात समझ में आ रही है ना। where bc equals to 60 मीटर, bc कितना है 60 मीटर है। तो देख लेते हैं आप इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। आपको इसके और इसके बीच का रिलेशन चाहिए, तो साइन रिलेशन होगा, है ना, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होगा P बाई एच, P बोले तो BC और H बोले तो AB, है ना। साइन 60 डिग्री √3/2 और BC की वैल्यू कितनी है भाई 60 है और AB की वैल्यू कितनी है ना। लेंथ इसका निकालना, AC कर दो बस, हाँ ये करना है। तो क्या हो जाएगा √3AC इक्वल्स टू 60 इंटू 2 120 और AC की वैल्यू जो होगी 120/√3, है ना। अब फिर से रेशनलाइज कर लें, √3/√3 और ये हो जाएगा 40√3 मीटर। ये आपका जो स्ट्रिंग की लंबाई है वो 40√3 मीटर हो जाएगा। स्ट्रिंग की लंबाई कितनी हो जाएगी 40√3 मीटर। क्लियर है, ठीक है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप सही से करेंगे तो, अगर आपको समझ आ गया तब तो ये चैप्टर बहुत आसान है ना, तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होने वाले हैं, ठीक है ना। 2-3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का है। A 1.5-meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. ठीक है, as he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. ये देखो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, एक लड़का है 1.5 मीटर का। आप ये कह लो कि ये लड़का ऐसे खड़ा है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन लिया जा रहा है लड़के के आंख से लिया जा रहा है ना, लड़के के आंख। तो ये मान लीजिए कि आई का पोजीशन है, ये बात समझ में आ रही ना, है ना। ये लड़के की लंबाई है, ऐसा लिख देते हैं कि ए बी जो है बिल्डिंग है और सी डी जो है लड़का है ना, ऐसा है। अ बॉय 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग की लंबाई 30 मीटर है, ठीक। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree। पहले वो यहाँ पे खड़ा था और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है। अब करे कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। मैंने क्या बोला था कि आप अगर पोल के नजदीक रहोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा रहेगा, दूर जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पोल के, ये घर के नजदीक जा रहा है, यानी कि एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा दिस इज 60 डिग्री। क्या, दिस इज 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बताना है ये वाली दूरी, आपको बताना है कि यहां से यहां जो गया वो कितना चला है। ये बात समझ में आ रही है ना, आपको ये दूरी बतानी है। क्लियर है। तो पहली बात तो इस पोजीशन का नाम मैंने दे दिया, इसका नाम दे देते हैं ना, कुछ इसका नाम देते हैं, इस पोजीशन का नाम एम दे दिया, ठीक है ना, इस पोजीशन का नाम एम दे दिया, ठीक है। अब जो इस वाले इस हाइट को आप निकाल लो, बीएम हाइट को, ये वाली हाइट हमारे लिए जरूरत है, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट में से बॉय की हाइट घटा देते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लो हाइट ऑफ बीएम वाले पार्ट की हाइट आप निकाल लो, ये हो जाएगी 30 माइनस 1.5। बॉय की हाइट जो है घटा दो, ये 28.5 मीटर हो जाएगी, 28.5 मीटर हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है ना। इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे दो, इसको एन नाम दे दिया, इसको एन नाम दे दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो पहला काम तो आप कर लो ना, पहला ले लेते हैं, ये वाली हाइट आपको मिल गई 28.5, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बीएमडी, है ना, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, आप कर लो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू बीएम अपॉन डीएम, है ना। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और बीएम की वैल्यू 28.5 होगी और डीएम हमें पता नहीं, तो ये डीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ये डीएम निकाल लेते हैं और यहां से आ जाएगा डीएम इक्वल्स टू 28.5
इंटू √3। तो डीएम की वैल्यू जो होगी भाई मेरे 28.5 इंटू √3, इसको ऐसे लिख लेते हैं 28.5 √3 मीटर। ये हो गई आपकी, ठीक है ना। ये इस पूरे की वैल्यू हमने निकाला, इस पूरे की। ये बात समझ में आ गई ना। अब एक बार ट्रायंगल लेते हैं BMN, है ना। केस 2 में केस ओ उसे केस 1 मान लिया, ये केस 2 ले लो। इन ट्रायंगल BMN इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, है ना। तो जब आप tan 60 डिग्री की बात करोगे तो tan 60 डिग्री जो हो जाएगा BM अपॉन MN, है ना। ये √3 होगा। BM की वैल्यू 28.5 और MN की वैल्यू नहीं पता है, तो कुछ देर के लिए इस वैल्यू को x मान लेते हैं। MN की वैल्यू को x मान लिया, है ना। और यहां से x की जो वैल्यू आएगी 28.5 बाई √3 मीटर, ये। पर हमें तो वैल्यू निकालनी है, DN की निकालनी है ना। ये बात समझ में आ रही है ना। हमें जो निकालनी है DN की वैल्यू निकालनी है। तो DN वाला पार्ट जो होगा, DN जो होगा ये आपका BM माइनस MN होगा। BM माइनस सॉरी DM माइनस MN होगा, DM माइनस MN होगा, है ना। और DM की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी थी 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3, है ना। और ये करोगे तो ये आपका आ जाएगा 28 84 85.5 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3, है ना। सो द फाइनल रिजल्ट आपका ये हो जाएगा 57 हो जाएगा ना, 57 बाई √3, 57 बाई √3 मीटर, ठीक है। और फिर आप अगर रेशनलाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि ये 19 हो जाएगा ना, 19 √3 मीटर हो जाएगा, 19 √3 मीटर हो जाएगा। रेशनलाइज करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। 19 √3 मीटर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो आपसे ये तो पूछा था कि ये लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ कितना चला था, तो यहां से यहां तक आया तो कितना मीटर चला, 19 √3 मीटर चला। क्लियर है क्या, देख लो, है ना। तो बस आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन, अगर आप इसमें गलती करते हैं तो फिर आप अपना नंबर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the heights of the tower. And from a point on the ground, ऐसा करें, from a point on the ground, the angle of elevation of the top and bottom of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. अच्छा, ऐसा है कि एक बिल्डिंग है, ऐसा कर लेते हैं, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ना। और इसी बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, इसी बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ठीक है। ऐसा कर देते हैं, ये AB बिल्डिंग हो गया और BC जो होगा टावर हो जाएगा, है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree, ठीक है। अब एक बंदा यहां पे खड़ा है और इसने ऑब्जर्व किया ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टावर के टॉप और बॉटम से, यहां से बन रहा है एक बार और एक बार यहां से बन रहा है, यहां से। तो अगर आप इतना तो कॉमन सेंस हो ही गया होगा कि ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, है ना। यहां से एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। क्लियर है ना। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि लेट AB इज द बिल्डिंग, AB इज द बिल्डिंग which is 20 meter and BC is the tower, BC टावर है, इसकी हाइट को h मान लेते हैं। लेट BC इक्वल्स टू h, ये हो गया, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिख ही रहा है, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री है। तो एक तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल, इसको ले लिया डी नाम दे दिया ना, इसको डी नाम दे दिया। पहली बात ले लो केस 1 में इन ट्रायंगल ABD, है ना। केस 1 लोगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। इसमें लोगे ABD ट्रायंगल में
एबीडी ट्रायंगल में, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू P बाई एच होगा, P बाई बी होगा ना, AB बाई AD, AB बाई AD। ठीक है, अब आपको AB की वैल्यू पता है कितने, AB तो 20 मीटर है ना, ये 20 बाई AD। ठीक है, यहां से AD की वैल्यू आ गई 20 मीटर, यहां से AD की वैल्यू आ गई 20 मीटर, ये ऐसा हो जाएगा, AD 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं इन ट्रायंगल, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD के, ACD के, ठीक है, ACD के, उसमें आएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AC बाई AD, AC बाई AD। ठीक है, tan 60 डिग्री √3 होता है, AC की वैल्यू 20 प्लस H हो जाएगा और AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 20 प्लस H इक्वल्स टू 20 √3 बोलो, और H की वैल्यू जो होगी 20 √3 माइनस 20, यहां से 20 कॉमन ले लिया और ये √3 माइनस 1 आ गया, है ना, तो √3 माइनस, अगर आपको √3 की वैल्यू दिया हो 1.73 होता है, माइनस 1 कर लो, तो 20 इंटू 0.73, ये बात समझ में आ रही है ना, 20 इंटू 0.73, 14.6 मीटर के आसपास हो जाएगा। हाइट ऑफ टावर जो होगा, हाइट ऑफ टावर जो होगा, हाइट ऑफ टावर जो होगा 14.6 मीटर हो जाएगा, 14.6 मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलो, कर लेंगे ये सवाल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। अब देखो एक और सवाल है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या करे कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. कुछ ऐसा ही सवाल इस बार भी दिख रहा है, देखो कह रहा है कि एक पेडेस्टल पे स्टैचू है 1.6 मीटर का, तो मान लो कि ये पेडेस्टल है ना, ये ए बी आपका पेडेस्टल है और इसी के ऊपर एक स्टैचू रखा गया है, 1.6 मीटर का एक स्टैचू रखा गया है ना, इसी के ऊपर एक 1.6 मीटर का स्टैचू रखा गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अच्छा, स्टैचू के टॉप पार्ट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन, 60 डिग्री बन रहा है ना, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, यानी यहीं पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसके पेडेस्टल के टॉप से बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। ये बात आपको समझ आ रही है ना, फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इस बार आपसे पेडेस्टल का हाइट पूछ रहा है, यानी आपसे इसकी हाइट पूछ रहा है AB की, ये, और इसकी हाइट आप H मान लो। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है, जो पहला सवाल हमने किया वही वाला सवाल ये भी है, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, पहले इस पॉइंट को हमने D नाम दे दिया, फिर से D पॉइंट है जहां से ये सारी चीजें ऑब्जर्व हो रही है ना, क्लियर है ना। अब देखो केस 1 में लेते हैं, आपको पता है AB पेडेस्टल है, आप ये बात लिख सकते हैं कि लेट AB इज द पेडेस्टल, AB is the pedestal and BC is the statue, ठीक है, AB पेडेस्टल है, BC स्टैचू है, BC की हाइट जो दे रखी है 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है, ठीक है ना, ये देख लो, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता ही है, तो एक बार लेते हैं इन ट्रायंगल, केस 1 में देख लेते हैं ना, केस 1 में आप ले लो इन ट्रायंगल ABD, है ना, tan 45 डिग्री जो होगा, tan 45 डिग्री AB बाई AD होगा, AB बाई AD होगा, ठीक है, अब tan 45 डिग्री तो 1 हो जाएगा, AB को H माना, AD हमें पता नहीं, H दे रखा है क्या कुछ, AD हमें पता नहीं, तो आप यहां से AD की वैल्यू H निकालो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना, AD की वैल्यू H निकाल दिया, क्लियर है। अब देखते हैं इन ट्रायंगल, अब देखते हैं केस 2 में, केस 2 में आप ले लो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD, ACD tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AC बाई AD, ठीक है, तो tan 60 डिग्री तो √3 हो जाएगा, AC की वैल्यू हो जाएगी H प्लस
1.6 है ना। और ये एडी जो आपका है, एडी हमने निकाल रखा है, यहां से एच निकाल रखा है ना। अब यहां से आपको एच की वैल्यू निकालनी है, तो कर लो कि √3h इक्वल्स टू एच प्लस 1.6। तो √3h माइनस एच इक्वल्स टू 1.6। एच कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। एच की वैल्यू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, आप रेशनलाइज कर लो, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √3 प्लस 1 से, तो नीचे तो 2 आ जाएगा ना, तो ये 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा, है ना। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल जो होगा, एच की वैल्यू आप देखो यहां से दिख रहा है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये बात समझ में आ रही है, बस ये कैलकुलेशन है, ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है क्या, इतनी बातें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. है ना, आमने सामने एक टावर और एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ऐसा कर लेते हैं ना, ये देखो, ये आपको यहाँ पे टावर दिख गया ऐसा, और इसी के सामने एक बिल्डिंग है ऐसा, ठीक है। आपको पता है टावर की हाइट कितनी दे रखी है, इसको यहां से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यहां से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि ए बी जो है बिल्डिंग है और सी डी जो है वो टावर है, सी डी टावर है, ठीक है ना। ए बी इज द बिल्डिंग, सी डी इज द टावर। अब करें कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, बिल्डिंग के टॉप पे टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। ये बात समझ में आ रही है ना, एक एक लाइन पढ़ो और समझने की कोशिश करो और डायग्राम बनाओ। ये बात समझ में आ रही है ना। हर सवाल आप ये इसमें नहीं सोचोगे कि हम याद करके करेंगे, ठीक है ना। हर सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ो, प्रॉब्लम इसके लैंग्वेज में हो सकती है, ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल आने वाला है, ठीक है। तो ये देखो, अगला कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। ये बात समझ में आ रही है ना। आपको पता नहीं कि जितनी ज्यादा ऊंचाई पे आप देखोगे उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। तो देखो, टावर ऊंचाई पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, बिल्डिंग की हाइट थोड़ी कम है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ये सब चीजें आपको फायदा दिलाएगा, ठीक है ना। एक तो आपको अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत पकड़ने में भी दिक्कत हो रही है तो ऐसे कर सकते हो, अच्छा ये ज्यादा हाइट पे है इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये ज्यादा होगा, ये कम हाइट पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। ये सब चीजें करके भी थोड़ा रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात है। अब देखो क्या कर रहा है कि बिल्डिंग, इसकी टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, ठीक है। टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, ठीक है। करेक्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो पहले तो ऐसे लिखना, लेट ए बी इज द बिल्डिंग, ए बी इज द बिल्डिंग एंड सी डी इज द टावर, सी डी इज द टावर, ठीक है। आपको दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। एक हम काम करते हैं, एक बार ले लेते हैं ट्रायंगल, एसी को एक्स मान लिया, एसी को एक्स मान लिया, एक भी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी आपको ये दे रखा है और ये एंगल दे रखा है और इसके साथ रिलेशन निकालना है। तो tan वाला रिलेशन इन ट्रायंगल एसीडी में tan 60 डिग्री ले लो, tan 60 डिग्री P बाई बी होगा, तो CD बाई AC होगा, CD बाई AC होगा। tan 60 डिग्री √3 होगा और CD की वैल्यू आपका 50 और AC की वैल्यू x, ठीक है ना। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल दोगे, x की वैल्यू 50 बाई √3 मीटर, ये आ गया। क्लियर है क्या, यहां से आपको AC की वैल्यू मिल गई। अब हम बिल्डिंग की हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल ACB या ABC, है ना। तो आते हैं इन ट्रायंगल ABC, है ना। इसमें आप ले लो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा आपका, tan 30 डिग्री फिर से P बाई बी ना, तो AB बाई AC, AB बाई AC, tan 30 डिग्री 1 बाई √3 होगा। AB की वैल्यू h है और AC की वैल्यू x है, ठीक है। हमने x की वैल्यू निकाल भी रखी है, तो यहां से आपको h की वैल्यू निकालनी है ना। h की वैल्यू हो जाएगी, देखो √3h इक्वल्स टू x है,
तो h की वैल्यू x बाई रूट थ्री हो जाएगा, x बाई रूट थ्री हो जाएगा। और यहां से आपको x की वैल्यू 50 बाई रूट थ्री दे रखा है ना, तो आप x के जगह पे 50 बाई रूट थ्री लिख लो, रूट थ्री और ये रूट थ्री, तो यहां से h की वैल्यू जो होगी 50 बाई थ्री मीटर हो जाएगा। यही आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग है, यही आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना हो जाएगा 50 बाई थ्री मीटर। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 16 थ्री जा 48, 16.66 मीटर के अप्रॉक्स हो जाएगा, ऐसी कुछ वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देख लो ये सवाल कितना आसान है, ये सभी सवाल एनसीईआरटी के बार बार मैं बोल रहा हूं और इसे बहुत ध्यान से करना है, ठीक है ना? देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन, सवाल देखो, टू poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. देखो रोड के किनारे दो पोल दे रखे है ना, ऐसा है, ये मान लो ये रोड है, ये रोड दो इक्वल हाइट का पोल है, एक पोल ये है और एक पोल ये है, ऐसा है, दोनों की हाइट इक्वल है, ठीक है, दोनों की हाइट इक्वल है। ये देखो इसका नाम ए बी दे देते हैं और इसका नाम सी डी दे देते हैं, ऐसा हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 80 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 80 मीटर। ये बात समझ में आ रही है? देख लो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड, दे दिया। अब अगला करें फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इसी के बीच में से कहीं एक पॉइंट ले लो, एसी के बीच में कहीं एक पॉइंट ले लो, है ना, एसी के बीच में कहीं एक पॉइंट ले लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, एक जगह से 60 डिग्री है और एक जगह से 30 डिग्री है, तो कहीं एक पॉइंट हमने डी ले लिया, है ना। देखो अगर आप दूर से देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा यदि इसको 30 डिग्री ले, आप नजदीक से देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा तो ये 60 डिग्री ले। थोड़ा अपना कॉमन सेंस का यूज किया, ये बात समझ में आ गई ना। और इस पॉइंट को डी नाम दे दो, आप इस पॉइंट को डी नाम दे दो, है ना। अब करेंगे फाइंड हाइट ऑफ पोल्स एंड द अपोजिट एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये दोनों पोल की हाइट एच मान लो, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो कि लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ऑफ इक्वल हाइट, है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 80 मीटर, इज 80 मीटर, है ना। इसका मतलब AC की वैल्यू कितनी है 80 मीटर है, ठीक है ना। अब एक पॉइंट हमने D ले लिया इसी बीच में, है ना। अब ये मान लेते हैं कि A से D की वैल्यू x है और C से D की वैल्यू CD की 80 माइनस x है ना। ऐसा कर लेते हैं कि लेट AD इक्वल्स टू x एंड CD इक्वल्स टू 80 माइनस x। ये बात समझ में आ गई ना। देखो अब क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। एक लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, है ना। तो करते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा, P बाई बी होता है, तो ए बी बाई ए डी हो जाएगा, ए बी बाई ए डी हो जाएगा, ठीक है। ये tan 60 रूट थ्री होगा, ए बी को हमने h माना है और ए डी को x माना है, तो h की वैल्यू रूट थ्री एक्स। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये बात समझ में आ गई ना, यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया। अब एक बार लेते हैं इन ट्रायंगल, एक बार लेते हैं इन ट्रायंगल ACD, ACD, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ACD। अब यहां पे लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री जो होगा ये आपका CD बाई, सॉरी D हमने यूज कर लिया पहले, नहीं D हमने यूज कर लिया, तो यहां पे आप कुछ और नाम दे दो, यहां पे D डैश ले लेते हैं, नहीं जहां जहां D है वहां पे D डैश ले लो, D डैश ले लेते हैं, ठीक है, D डैश ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ACD आप ऐसा कर लो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन CD डैश, ठीक है, ऐसा कर लिया। अब ये tan 31 बाई रूट थ्री होगा और CD की वैल्यू h है और CD डैश 80 माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहां से रूट थ्री एच इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, दिस इज इक्वेशन सेकंड, है ना। अब ध्यान से देखो,
आप यहां से h की वैल्यू √3x है, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन से h की वैल्यू सेकंड वाले में पुट कर देते हैं, ठीक है। आप पुट कर दो, यहां से h की वैल्यू उठाओ और इसमें पुट करो, तो √3 इंटू √3x इक्वल्स टू 80 माइनस x, ये 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x, ये 4x इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 20 मीटर हो जाएगी, है ना। एक चीज तो हमें मिल गया ना, AD मिल गया 80 मीटर, देख लो, AD डैश सॉरी 20 मीटर मिल गया, और CD डैश मिल जाएगा कितना, 80 माइनस 20 तो 60 मीटर। अब हाइट ऑफ पोल निकालना है, h कितना है, √3x है, h आपका √3x है, तो x की वैल्यू 20 है, तो h की वैल्यू 20 √3 मीटर हो गया। बोलो क्लियर है क्या? देखो सारी चीजें बहुत आसानी से मिल गई ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लो। तो इस तरह से सारे सवाल बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान से करेंगे तो, ठीक है ना, तो लेंदी कैलकुलेशन है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. अच्छा, ये बुक का ही डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना, बुक का ही डायग्राम दे रखा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। ये टावर है, अब देख रहे हो ना, ये वाला टावर है, ये h हाइट का टावर, ठीक है। और एक पॉइंट आपको दे रखा है D और एक C, तो आप ये कह सकते हो कि AB टावर है, AB इज द टावर, AB इज द टावर, है ना, AB आपका टावर है ना, और एक पॉइंट D है और एक पॉइंट C है। हमें निकालना क्या है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। एक तो टावर की हाइट बतानी है, ठीक है, एक तो टावर की हाइट बतानी है, और कुछ बताना है, देखते हैं। पहला तो ये वाला पॉइंट हमें BC नहीं दे रखा है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, है ना। तो पहले तो लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ABC इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, कुछ और दिया नहीं है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC आप ले लो, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB बाई BC, AB बाई BC, है ना। tan 60 होता है √3, AB की वैल्यू h है और BC की वैल्यू x है ना। तो आप यहां से लिख सकते हैं h इक्वल्स टू √3x, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। अब देखो इन ट्रायंगल ABD, है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, है ना, तो tan 30 डिग्री होगा आपका, वो हो जाएगा AB अपॉन BD, ये 1/√3 है, AB आपका h है और ये x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो √3h इक्वल्स टू x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। h की वैल्यू देखेंगे तो x प्लस 20/√3, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है ना। आप एक काम चाहते तो कर सकते थे, यहां पे हम यही पे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको नहीं करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड रख देते हैं और यहां से h की जगह पे ये वाली वैल्यू रख लेते हैं, हमें x मिल जाएगा और फिर वहां से h भी मिल जाएगा, है ना। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड वाली इक्वेशन में h पुट करते हैं, तो √3 इंटू √3x इक्वल्स टू x प्लस 20, और ये 3x इक्वल्स टू x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। आप इस x को इधर लाएंगे तो 2x इक्वल्स टू 20 हो गया, सो x इक्वल्स टू 10 मीटर हो जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल गई। हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो यही कैनाल था BC विड्थ, तो ये तो यही कैनाल था ना। A TV tower stands from point on the bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on this line joining the point to foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. अच्छा, पूरी ये कैनाल की विड्थ ये हो जाएगी, टोटल कैनाल है, BD कैनाल है, तो विड्थ ऑफ कैनाल जो होगा, देखो विड्थ ऑफ कैनाल होगा, विड्थ ऑफ कैनाल होगा, ये आपका x प्लस 20 हो जाएगा,
है ना, x प्लस 20, तो x की वैल्यू कितनी है 10 और ये 20 मिलके 30 मीटर हो गया, 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। वो हाइट ऑफ टावर की बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है, हाइट ऑफ टावर एज हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा आपका √3x, तो √3 यानी √3 इंटू 10, तो 10 √3 मीटर हो जाएगा। देख लो हाइट ऑफ टावर 10 √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से कैनाल वाला चेक कर लिया जाएगा, ये डी कैनाल का पॉइंट है, या सी, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे में, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, नहीं 60 डिग्री from another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation की width of canal यही है, BC जो है width of canal है, BC जो है width of canal है, और ये आपका 10 मीटर है ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है width of canal है, ठीक है, यही कैनाल पर, ठीक है 10 मीटर है, और हाइट ऑफ, अब देख लो ये हाइट ऑफ टावर 10 √3 मीटर है, ठीक है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, कभी कभी तो देखो डायग्राम देख के लगेगा आइडिया कि अरे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, पर आपको लैंग्वेज पढ़ना है अपने फाइनल आंसर के लिए, ये बार बार करना है। इस क्वेश्चन में जब भी आप कंफ्यूजन में आते हो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, ना कि सॉल्यूशन की ओर देखो, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो कि क्या हमारा सही से डायग्राम बन पाया है नहीं, जो पूछ रहा है वो मैं निकाल रहा हूं या नहीं, ठीक है ना। तो आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्योंकि देखो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम है, आपको एक एक चीज पहले पढ़ना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है, फिर उसका डायग्राम बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है नहीं, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं कि आपको न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, आपके दिमाग में बातें स्ट्राइक कर जाएंगे, ठीक है, पहले आपको इसको पढ़ना है, फिर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन अपने दिमाग में बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसा हर सवाल के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, अगला क्वेश्चन देखो, एक और सवाल है, ठीक है, अगला सवाल, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree, determine the height of the tower, है ना। देखो एक टावर है और एक बिल्डिंग, फिर से ये मान लो ये आपके पास ये टावर है ना, और उसके सामने एक बिल्डिंग है, एक टावर है और एक उसके सामने बिल्डिंग है, ये है ना, ए बी इज द बिल्डिंग, सी डी इज द टावर, ऐसा दे रखा है, ठीक है, सी डी इज द टावर, ये ऐसा दे रखा है, थोड़ा और इसको ऊपर में उठा देना, ठीक है। करें कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी यहीं से जो बन रहा है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट is 45 degree and the angle of depression from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its 45 is 45 degree, यहीं से बनता है इधर की ओर, ये जो है ये जो एंगल बनता है 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ठीक है ना, फुट ऑफ द टावर पे बनाता है, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप ही एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पे बनाता है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन टावर के फुट पे बनाता है 45 डिग्री, ठीक है ना। करें डिटरमाइंस द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या है, बिल्डिंग तो 7 मीटर की है, ये 7 मीटर हाइट है इसके, है ना, और ये पूरा टावर है, ये पूरा टावर है, तो इस वाले पार्ट का हम हाइट एच मान लेते हैं, है ना, यानी हाइट ऑफ टावर 7 प्लस एच होगा, हाइट ऑफ टावर 7 प्लस एच होगा, क्लियर है ना, है ना। आप ऐसे लिख लो कि लेट ए बी इज द बिल्डिंग, ए बी इज द बिल्डिंग एंड सी डी इज द टावर, सी डी इज द टावर, सी डी इज द टावर, ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब एक बार काम करते हैं, एक बार अब ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा, बोलो क्या, ऑल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो पहले बात काम करते हैं, एक तो काम ये कर लेंगे, लेट ए सी इक्वल्स टू एक्स, है ना, तो करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री
tan 45 डिग्री AB बाई AC, AB बाई AC। AB की वैल्यू 7 है, AC की वैल्यू x है, तो x इक्वल्स टू 7 मीटर। ये हो गया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल इसका कुछ नाम देते हैं ना, यहाँ पे एम नाम दे देते हैं, इन ट्रायंगल BMD। BMD आप एक बार देख लो, जितना AC होगा उतना ही BM होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा। ये बात समझ में आई ना? तो इन ट्रायंगल BMD देखो, है ना, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू डीएम अपॉन में BM, P बाई B होता है, तो डीएम अपॉन में BM। हमने डीएम को h मान रखा है, ठीक है, डीएम को h मान रखा है, तो ये तो √3 हो जाएगा, ये h बाई BM, BM यानी x हो जाएगा, है ना। और हमने x की वैल्यू निकाल रखी है ना, तो यहां से आप ये कहोगे कि h की वैल्यू √3x होगा, और x हमारा कितना है, √3 इंटू 7, तो h की वैल्यू 7√3 मीटर होगा। ये ऐसा हो जाएगा, h की वैल्यू 7√3 मीटर हो जाएगा। हमसे तो हाइट ऑफ टावर पूछा जा रहा है ना, इसलिए हाइट ऑफ टावर जो है, हाइट ऑफ टावर जो है, हाइट ऑफ टावर 7 प्लस h है, तो 7 प्लस 7√3, है ना, 7 कॉमन ले लो, 1 प्लस √3 मीटर, ये आपका आंसर है ना। 7 प्लस 7√3 मीटर हाइट ऑफ टावर है। क्लियर है क्या? बोलो। ये भी सवाल एकदम आसान सा निकला, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन पे आते हैं ना। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। करें कि एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ऐसा दे रखा है, as observed from the top of 70 meter high lighthouse from the sea level, है ना। जैसे मान लो ये है सी, और यहां पे बीच में कहीं टावर है, ये 75 मीटर का टावर, और ये कह रहा है कि the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the same side of the light. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. अच्छा, एक ही साइड है, ऐसा होगा कि एक शिप यहां पे है और एक शिप यहां पे है, ठीक है। फिर से एक बार देख लिया जाए। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, ठीक है, एक ही साइड है ना। तो एक मान लो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे, ये ऐसे। तो एक तो बना रहा है ये वाला बना रहा है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? जितना ज्यादा दूर रहेगा एंगल उतना ही कम बनेगा, है ना। तो और ये वाला 30 डिग्री और ये पूरा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप ये कर दो कि ए बी इज द लाइट हाउस, है ना। सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑफ शिप, सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑफ शिप, यहाँ पे सी और डी पे शिप है ना। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इसके बीच की दूरी निकालनी है, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है, ये कि CD की वैल्यू कितनी है। ये बात समझ में आ रही है ना, CD की वैल्यू कितनी है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, कुछ देर के लिए अच्छा आपको ये बात पता चल जाओ कि ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, है ना। कुछ देर के लिए इसको x मान लिया और इस वाली दूरी को y मान लिया, ठीक है। तो पहली बात तो आते हैं, ऐसा लिख देना कि लेट ए बी इज द लाइट हाउस, ए बी इज द लाइट हाउस, लाइट हाउस, सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑफ शिप्स। यही वही पॉइंट है जहां पे शिप है, ये बात समझ में आ रही है ना। हाँ, या तो सी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ शिप लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ
आर द पोजिशन ऑफ, ठीक है ना, ये ऐसा हो गया। अब देखो सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो tan 45 तो आपका 1 होता है, ए बी 75 है क्योंकि लाइट हाउस की लंबाई जो है 75 मीटर है, ठीक है ना, और ए सी को हमने y माना है, तो y इक्वल्स टू 75 मीटर आ गया, खत्म। y आपका 75 मीटर आ गया, क्लियर है। अब आते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी। tan 30 1/√3 होगा, ए बी की वैल्यू 75 और ए डी आपका जो होगा वो ए सी प्लस सी डी होगा, तो x प्लस वाई होगा, ऐसा हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, क्लियर है। यहां से देखोगे आप तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो 75√3 हो जाएगी, ठीक है, और हमें उसमें y की वैल्यू 75 पता है, x प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3, तो x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी 75√3 माइनस 75, और यहां से 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, है ना, यही दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस होगा, CD ही तो डिस्टेंस है, तो 75 माइनस 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। ये जो x है आपका दोनों शिप के बीच का दूरी है। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो ये भी सवाल बहुत आसानी से हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन की ओर चला जाए, फिर से एक आसान सा सवाल आपके सामने आ गया, एक बार पढ़ो आप सवाल को, इसमें तो डायग्राम भी दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी का सवाल है तो डायग्राम भी साथ में दिया रहता है, ठीक है। A 1.2 meter tall bird spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter. Okay, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। From the ground, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. ठीक है। After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. है ना, अब ध्यान से देखो, लड़की यहां पे खड़ी है, यहां पे लड़की, यहां पे लड़की है, ठीक है ना। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने देखा कि अपनी आंखों से यहां से देखो ये बैलून, ये है, उसने देखा उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है ना। मैंने आपको क्या बोला है कि जब चीजों को नजदीक से देखोगे ज्यादा ऊपर की ओर तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा। कुछ देर बाद वो लड़की खुद ही ऑब्जर्व कर रही है कि अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, एंगल ऑफ हाइट तो सेम है, बैलून का हाइट में कोई बदलाव नहीं है, तो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कम हुआ है, इसका मतलब बैलून अब पहले से दूर जा चुका है। देखो ये दूर चला गया। अब आप यहां से जब ऑब्जर्व करोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना है ना। जितनी ज्यादा चीजें दूर जाएंगी एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, जितनी ज्यादा चीजें नजदीक आएंगी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, ऐसे ना किसी को दूर से देखोगे तो थोड़ा कम पता चलेगा कि वो मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन आप नजदीक जाके अगर उसे देखोगे ऐसे ऊपर करके तो साफ पता चल जाएगा कि उसी को देख रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीज हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो फिर से यहां पे वही बात हो गई। अब कह रहा है कि पहले तो बैलून 88.2 मीटर है, तो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन लड़की की आंखों से लिया जा रहा है ना। तो पहले जो यहां से ये देख लो, मान लेते हैं कि ए बी लड़की का हाइट है, ऐसा कर लेते हैं ना, ये देखो हम, ये बैलून का पॉइंट है और ये लड़की का आईज है, आईज वाला पोजीशन, ये आई का पोजीशन है, ठीक है ना। यहां से तो ये जो हाइट होगी 88.2 में से 1.2 घटा दो आप, 88.2 में से 1.2 घटा दो लड़की का हाइट, तो 87 मीटर हो जाएगा, ये 87 मीटर हाइट हो गया। ये बात समझ में आ गई ना। फिर ये 87 मीटर हो गया। पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री बन रहा था, और कितना बना बाद में 30 डिग्री बना। तो आप ऐसा कर दो, इसका नाम दे दो, ये हो गया आपका, इस पोजीशन का नाम दे देते हैं पी क्यू, इसका नाम दे देते हैं एम एन, ऐसा, यानी ये वाला पोजीशन पी हो जाएगा,
ये वाला पोजीशन P हो जाएगा, ये वाला Q हो जाएगा, ये वाला M हो जाएगा और ये वाला N हो जाएगा, है ना? और इस वाले पोजीशन का नाम देते हैं ना, ये तो P था, ये Q था, इसका कुछ नाम देते हैं, ये O नाम देते हैं, बस चलो छोड़ो, यहाँ पे O नाम देते हैं। तो एक बार लेते हैं, हम काम करते हैं इन ट्रायंगल, ये वाला PQO, PQO, है ना? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू PQ अपॉन OP, PQ अपॉन OP। आपको पता है PQ का हाइट हमने निकाल लिया 87 मीटर, ठीक है ना? तो आप देखो ये √3 हो जाएगा, ये 87 है और OP को हमने कुछ नाम दे दिया, इसे मान लिया x, है ना? OP x हो गया, तो x हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 87 बाई √3 मीटर, 87 बाई √3 मीटर, है ना? अब एक बार और काम करते हैं, एक बार उस ट्रायंगल को लेते हैं, एक बार उस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है? एक बार हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल MNO, MNO tan 30 डिग्री इक्वल्स टू MN बाई OM, ये 1 बाई √3, MN कितना है भाई? 87, OM कितना है? आप OM इसको y मान लेते हैं, MP को y मान लेते हैं, तो ये x प्लस y हो जाएगा, है ना? तो फिर से आप 87 x प्लस y इक्वल्स टू 87 √3, ऐसा हो जाएगा। अब अपना x की वैल्यू 87 बाई √3 है, तो y की वैल्यू ये 87 बाई √3 है, तो y की वैल्यू निकाल लो। यहां से अगर आप y निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा 87 √3 माइनस 87 बाई √3, और ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन √3, ठीक है ना? तो y इक्वल्स टू 87 कॉमन लोगे तो 87 इंटू 2 अपॉन √3 आ जाएगा, है ना? यही होगा, ये कर लेते हैं, √3 अपॉन √3 कर लेते हैं, तो ये 29 × 87, ये 29, यानी 58 √3 मीटर हो जाएगा ये आपका, है ना? आपसे पूछ रहा था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो बैलून ने यही डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है ना? P से M गया है ना? तो ये दूरी कितनी हो जाएगा? 58 √3 मीटर हो जाएगा, देख लो ध्यान से, है ना? बस आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, डायग्राम को ध्यान से देखना है और सिंपल कैलकुलेशन लगना है। मैंने आपको क्या बोला था? साइन, कॉस और tan का यूज होगा, बस वही हो रहा है। एंगल भी आपको वही यूज हो रहे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, तीन ही स्टैंडर्ड एंगल हैं जो पूरे इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, तो आपको थोड़ा बहुत भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। एक और सवाल आपके सामने आ गया, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, a man standing at the top of the tower observe car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है ना? फिर से ये ऐसा करें कि straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower, एक आदमी इस टावर पे बैठा हुआ है, ऐसा देख लेते हैं ना, एक आदमी इस टावर पे यहां पे बैठा हुआ और यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, कैसा है उसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। A man is standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree. अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, यानी यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बन रहा है, ये वाला, ये एंगल 30 डिग्री है, ये कार का पोजीशन है, ये आप कार का पोजीशन ले लो, है ना? ये P नाम ले लिया, कार का पोजीशन है। टावर विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, अच्छा ये कार इधर की ओर जा रही है, फुट ऑफ द टावर, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, अच्छा 6 सेकंड के बाद वो यहां आ गया, है ना? अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है, ओके, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार
टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से यहां पे जाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो एक नाम दे देते हैं ना, ए बी जो है आपका टावर है। ए बी जो है टावर है, ध्यान से देखो, यहां पे एक आदमी बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहा है। उसने पहला ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि देखो, जब पी पे कार थी, है ना, पी पॉइंट पे, तो वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना। जब क्यू पे कार आई तो वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हुआ। ठीक है ना? अब करें कि ये यहां से यहां जाने में 6 सेकंड टाइम लिया, इसकी दूरी को हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है ना? पी क्यू को x मान लिया और ए क्यू को y मान लिया। ऐसा कर लेते हैं, लेट ए बी इज द टावर, टावर, है ना, P एंड Q आर द पोजिशन ऑफ कार, है ना, ये पोजिशन ऑफ कार है। अब देखो ध्यान से एक बार बात करते हैं, अगर ये पूरा 30 डिग्री है तो ये वाला, सॉरी, ये पूरा, ये 30 डिग्री, ये वाला आपका 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये पूरा आपका 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री। ये बात समझ आ गई ना? हाइट हमें दिया है क्या? Straight away leads to the foot of the tower. A man is standing on the top of the tower, observes a car at an angle of depression 30, which is approaching the इतना, the angle of depression of the car 60 degree. Find the time taken by the car. है ना? ये नहीं बता, बस ये पूछ रहा है कि Q से A जाने में कितना टाइम लगेगा, बस ये इस सवाल में पूछ रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, देखते हैं। पहला काम करते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई क्या, एपी, ए बी बाई एपी। tan 30 कितना है भाई? 1/√3। ए बी कितना है? h, और एपी क्या होगा? x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई। ठीक है, आप यहां से ऐसा कर सकते हैं कि √3h इक्वल्स टू x प्लस वाई। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये देखो, एक बात तो ये बन गई हमारी, क्लियर है? अब एक काम और करते हैं, अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, है ना। अब इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ये कितना होगा भाई? ए बी बाई ए क्यू, ए बी बाई ए क्यू। ठीक है, तो ये तो आपका √3 होगा, और ए बी एच है और ए क्यू की वैल्यू वाई है ना। तो यहां से करेंगे h इक्वल्स टू √3y। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, h इक्वल्स टू √3y। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या था? √3h इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब दोनों इक्वेशन को थोड़ा इक्वेट करते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन से h की वैल्यू पहले वाले में पुट करते हैं, तो रखो √3 इंटू √3y इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो ये 3y इक्वल्स टू x प्लस वाई, यानी 2y इक्वल्स टू x। तो यहां से तो एक रिलेशन मिल गया कि x इक्वल्स टू 2y है, x इक्वल्स टू 2y है, यानी y जो है x बाई 2 है, y जो है x बाई 2 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में क्या करा, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है, तो उसने क्या किया कि देखो P से Q जाने में 6 सेकंड का टाइम लिया है ना, P से Q जाने में 6 सेकंड का टाइम लिया है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो Q से A जाने में कितना टाइम लेगा? तो देखो, P से Q की दूरी x है, जबकि Q से A की दूरी x बाई 2 है। टाइम घटा है ना, टाइम घटा है। आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो टाइम घटा है और स्पीड सेम है, टाइम घटा है और स्पीड क्या है? सेम है। तो आपको क्या लगता है कि टाइम आधा हुआ है, तो टाइम आधा हुआ, सॉरी, डिस्टेंस आधा हुआ है तो टाइम भी क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि स्पीड तो बदल नहीं रहा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है ना? टाइम आधा, ये डिस्टेंस आधा हुआ है तो टाइम भी क्या लगेगा? आधा होगा, क्योंकि स्पीड फिक्स है। पहले अगर आप स्पीड निकालते तो इसकी स्पीड थी x/6, ये स्पीड था, क्योंकि डिस्टेंस x था और टाइम 6 सेकंड, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, x/6 हो जाएगा। अभी आपका डिस्टेंस देखो x/2 है ना, और स्पीड
x/6, तो यहां से आप निकाल लो x/6 यानी 6 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कटेगा 2 3 जा, तो टाइम जो होगा 3 सेकंड लगेगा। टाइम जो होगा कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। तो Q से A जाने में कितना टाइम लगने वाला है, 3 सेकंड लगने वाला है। क्लियर है क्या? देख लो ध्यान से इस सवाल को, 3 सेकंड लगने वाला है Q से A जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है ना कि एक टावर है ना, ग्राउंड से 15 मीटर दूरी पे, है ना, अपने फुट से 15 मीटर दूरी पे ग्राउंड पे, वो एंगल कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है ना, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसा करें। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मान लिया कि टावर का हाइट h है और ये 15 दे रखा है, 15 मीटर, है ना, तो बहुत ही सिंपल हो गया ना। ए बी को आप टावर मान लो, ये सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, है ना, tan 60 √3 हो जाएगा, ए बी आपका h हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, सो h इक्वल्स टू 15 √3 मीटर, है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, वैसे ही निपटा दिया इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला सवाल, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter, ठीक है, she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole, ठीक है, to undertake the repair work, ये फिगर दे रखा है ना, what should be the length of the ladder, what that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position, ठीक है, also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder, ठीक है। ऐसा कर रहा है कि देखो एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है ऐसा, ठीक है ना, और जो कि 5 मीटर हाइट पे है। मैं फिर से एक अलग डायग्राम बना देता हूं, आपको दिखा रहा हूं, 5 मीटर हाइट पे है, ठीक है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, पोल से 1.3 मीटर नीचे, यानी इसके बीच की दूरी जो होगी 1.3 मीटर होगी, यहां पे तो उसे एक लैडर रखना पड़ेगा, है ना, उसे एक लैडर सीढ़ी रखना पड़ेगा, ठीक है, और वो ऐसा करना है कि यहाँ का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये देखो, ए बी आपका पोल है और ये सी पॉइंट है, तो AC की हाइट निकालनी पड़ेगी, वो आपका हो जाएगा 5 माइनस 1.3 करोगे तो 3.7 हो जाएगा, यानी ये वाला हाइट 3.7 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हाइट 3.7 मीटर हो जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, पहले आपको सीढ़ी की लंबाई निकालनी है ना, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट इज यूज व्हिच, ठीक है। तो देखते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम डी दे दो, ठीक है। पहले देखो ए बी इज द पोल, ए बी इज द पोल, है ना, सी इज द पोजिशन ऑफ द पोल, सी इज द पोजिशन ऑन द पोल, है ना, पोल पर एक पोजिशन है ऐसा, सी सी इज द पोजिशन ऑन पोल विच इज 3.7 meter high on the ground, on the ground, ऐसा हो। CD is the ladder, CD is the क्या है, लैडर, ये सीढ़ी है आपका। सबसे पहले आपको सीढ़ी की लंबाई निकालनी है, तो ले लो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, तो देखो इसके और इसके बीच में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन निकालना है, तो साइन साइन 60 डिग्री, ये आपका हो जाएगा AC अपॉन सी डी, AC अपॉन सी डी, ये √3/2 और AC आपका 3.7 है और CD आपका पता नहीं, है ना, तो √3CD इक्वल्स टू 7.4 मल्टीप्लाई होकर 7.4 हो जाएगा, तो CD इक्वल्स टू 7.4 अपॉन √3, ये हो जाएगा सीढ़ी की लंबाई, इतना, है ना, √3 की वैल्यू 1.73 लेना है, तो ये देखो 7.4 अपॉन 1.73, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां से नीचे 10 आ गया और यहां से ऊपर 100 चला गया, ठीक है, ये खत्म।
740 बटे में 173, 740 बटे में 173, है ना। 7 3 10 एक 100 बचे 500, 7 बचे नहीं, 5 में तो नहीं करेगा। 4 पॉइंट समथिंग मीटर की ये सीढ़ी होगी, ठीक है। ये आप कटा लोगे इसे थोड़ा, ठीक है। और क्या निकालना है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, आपको ये भी निकालना है, सीडी की वैल्यू निकालनी, ये वाला, अच्छा ये वाले, ये नहीं सीडी निकालना है, ठीक है ना। ये आपको निकालना है, ये वाली चीज, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको निकालना है, तो यहां से लोगे, मैं इस डायग्राम से बात कर रहा हूं, उसको देखा नहीं ठीक से, ठीक है ना। तो आप यहां से ले लोगे इन, अब एक काम कर लो, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री करोगे तो ये आपका हो जाएगा AC अपॉन AD, ठीक है। और ये √3 हो जाएगा, AC की वैल्यू 3.7 और ये आपका AD, तो AD की वैल्यू जो होगी 3.7 अपॉन √3, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे 37.1.73 और नीचे 10 आ गया और यहां से ऊपर 100 चला गया, तो आप ये 370 बटे में 173, 173 डिवाइड करके इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो वही कर रहा था, हाउ फार, ये तो डिस्टेंस हो गया कि इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, और ये आपको लेटर की लंबाई भी मिल गई, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी हमने कर लिया, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ये सब, ठीक है। तो आप एक बार वहां से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब करें कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eye is 45 degree. What is the height of the chimney? ये एक चिमनी है, ठीक है ना। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल, ऐसा 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। और 28.5 मीटर अवे, यहां से यहां की दूरी 28.5 है, इसकी लंबाई 1.5 है। AB is the chimney, CD is the tall boy, है ना, ऑब्जर्वर है। करेक्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आई इज 45 डिग्री, फ्रॉम द चिमनी, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ये इधर की ओर, वो 45 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे पॉइंट P मार्क करते हैं, ठीक है। जितनी दूरी इसकी होगी उतनी ही दूरी इसकी होगी, 18.5 मीटर। ये बात समझ में आ रही है ना को, ठीक है। अब देखते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BPD, BPD tan 45 डिग्री जो होगा आपका, वो ऐसा हो जाएगा BP अपॉन में PD, ठीक है। आप 1 ले लो BP की वैल्यू और PD की वैल्यू 28.5, तो BP की वैल्यू 28.5 मीटर हो गया। अब हाइट ऑफ चिमनी निकालना है आपका, AB चिमनी है ना। तो हाइट ऑफ चिमनी जो होगा, हाइट ऑफ चिमनी जो होगा ये आपका 20 BP प्लस PD, BP प्लस PD। तो चिमनी, ये BP की हाइट तो 28.5 है और ऑब्जर्वर की 1.5, ये 30 मीटर हो गया। तो हाइट ऑफ चिमनी आपका 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। हाइट ऑफ चिमनी 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगला क्वेश्चन देख लो, करें कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag stop from P is 45 degree. Find the length of the flag stop and the distance of the building from the point P. करें कि from a point P on the ground, ठीक, from point P on the ground, ऐसा है, ये पॉइंट ग्राउंड पे, ठीक है। A 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, यहां पे है ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा रखा है ना, ठीक है। वो भी थोड़ी सीधी लाइन अगर, हाँ ठीक है, ये ऐसा हो गया, क्लियर है। ये AB जो है आपका बिल्डिंग है और BC जो है आपका फ्लैग है ना, ठीक है।
करें कि फ्लैग इज hoisted at the top of the building and the angle of elevation at the top of the flag from P is 45 degree, है ना? टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग स्टार्टेड, यानी यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो यहां पे 30 डिग्री बन रहा है, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना? फ्रॉम पॉइंट पी फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, इसको एक्स मान लें एपी को, है ना? आप ऐसे लिखोगे कि लेट एबी इज द बिल्डिंग, एबी इज द बिल्डिंग, है ना? एंड बीसी इज द फ्लैग, बीसी इज द फ्लैग। ठीक है, एबी जो है आपका 10 मीटर है ना? लेट बीसी इक्वल्स टू एच और एंड एपी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एपी को आप एक्स मान लो, एपी को आप एक्स मान लो। ठीक है, अब करो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीपी, एबीपी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू एपी, एबी बाई एपी, एबी बाई एपी, है ना? तो tan 30 डिग्री 1 बाई √3, एबी आपका 10 है और एपी x है, तो x की वैल्यू 10√3 मीटर हो गया, है ना? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये बात आपको समझ में आ गई? अब आते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी सी ऐसा ले लेते हैं, है ना? ऐसा लोगे तो tan 45 डिग्री जो होगा आपका वो हो जाएगा AC अपॉन AP। ठीक है, ये 1 आ गया और AC की वैल्यू 10 प्लस एच ले लो और ये आपका x हो गया। ठीक है ना, ये आपका x हो गया। तो x इक्वल्स टू 10 प्लस एच, हमने x की वैल्यू निकाल रखी है ना 10√3 मीटर, तो आप यहां से 10 प्लस एच इक्वल्स टू 10√3, एच की वैल्यू निकालनी है 10√3 माइनस 10, और h हो गया 10 कॉमन ले लिया √3 माइनस 1। आप इस √3 की वैल्यू का यूज कर लो, 1.732 माइनस 1। ठीक है, h इक्वल्स टू 10 इंटू 0.732, है ना? और ये 7.32 मीटर हो जाएगा, ये फ्लैग की हाइट हो जाएगी। क्लियर है? फ्लैग की हाइट आपकी 7.32 मीटर हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला देखो, करे कि the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. अब देखो, पहली बात तो ये टावर है, मान लो हमें इंग्लिश समझ में नहीं आई कि क्या क्या कह रहा है ना? कह रहे कि पहले the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। आपको पता है कि 60 डिग्री अगर बन रहा होगा तो पॉइंट कहीं यहां होगा, है ना? ये 60 डिग्री होगा। अगर 30 डिग्री बन रहा होगा तो पॉइंट कहीं यहां होगा, और पता है यही आपको शैडो की लेंथ है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा, है ना? आपको पहले से पता है कि जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। इतना काम तो हम अपना इस ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। आपने जितने भी सवाल किए होंगे इसमें आपने ये चीज देखा होगा, है ना, कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन घटता है डिस्टेंस बढ़ने पे, है ना? एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है डिस्टेंस कम होने पे। तो यही बात ये कर दिया हमने। अब कह रहे हैं कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर विद द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। करें कि मान लो अगर ये वाला x है तो पहला वाला 40 मीटर ज्यादा हो जाता है ना? कह रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, पहले से 40 मीटर बड़ा हो जाता है, तो यानी इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो ये वाला पार्ट 40 मीटर हो जाएगा। ये वाला पहले जितना होता था उससे 40 बढ़ जाता है, तो ये 40 आ गया और ये x हो गया। ठीक है ना? AB टावर, लेट AB इज द AB इज द टावर, ये हाँ आपका AB जो है टावर है ना? कोई हाइट वाइट नहीं दे रखा तो टावर का हाइट h मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h।
लेट द हाइट ऑफ टावर बी h, है ना, उसके हाइट को h मान लिया। अब आप इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री जो होगा AB अपॉन AC होगा। tan 60 √3 होता है, AB h है और AC x है, तो h की वैल्यू √3x हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब अगला लेते हैं इन ट्रायंगल AB, इस पॉइंट को D नाम देते हैं ना, इसको D नाम दे दिया। इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री जो होगा आपका AB अपॉन AD होगा, 1/√3 AB h होगा और ये x प्लस 40 होगा, है ना, √3h इक्वल्स टू x प्लस 40 होगा, ठीक है ना। अब यहां से h की वैल्यू √3x है, तो अब ये इक्वेशन सेकंड है, पहले वाले इक्वेशन से h की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो h की जगह पे आप रखोगे √3 इंटू √3x और ये x प्लस 40 होगा, तो ये 3x इक्वल्स टू x प्लस 40, 2x इक्वल्स टू 40, तो x इक्वल्स टू तो 20 मीटर हो गया। x आपका कितना आ गया 20 मीटर आ गया, और आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है ना, तो h आपका √3 है, √3 इंटू 20, तो हाइट ऑफ टावर √20 मीटर है, हाइट ऑफ टावर आपका 20 √3 मीटर है। क्लियर है क्या? देख लो, ये भी एक आसान सा सवाल था, ये भी हमने बहुत आसानी से कर लिया, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन को देखो, करेंगे the angles of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree. Find height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. ये देखो, एक ये वाला बिल्डिंग जो है मल्टी स्टोरेड है और ये वाला बिल्डिंग है, ठीक है ना, और ये कह रहा है कि देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बिल्डिंग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के ऊपर वाले पॉइंट से जो बन रहा है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इस वाले बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री और इसका बॉटम पे जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। ये बात समझ में आ गई ना। ए बी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और सी डी जो है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ये बात समझ में आ गई। तो कह रहे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। पहले तो ये एसी की बात करें, मान लिया इसकी डिस्टेंस x मीटर हो गई, है ना, और किसी का हाइट दे रखा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, अच्छा ये 8 मीटर का बिल्डिंग, ये आपका 8 मीटर का बिल्डिंग, ठीक, ठीक है, तो ये 8 तो ये भी 8 हो जाएगा। इस वाले की हाइट हम h मान लेते हैं, इस वाले की हाइट, है ना, ऐसा करते हैं कि लेट ए बी इज द बिल्डिंग, है ना, ए बी इक्वल्स टू 8 मीटर, हाइट भी लिख लो इसका 8 मीटर। सी डी इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, सी डी इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ठीक है ना, सी इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, सी डी इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हाइट ऑफ सी डी, एक तो डीप सी डी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, सीपी हो जाएगा, यहाँ पे सीपी करना, सीपी इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, सीपी, है ना। एक तो एबी बराबर सीडी होगा, ये बात आपको पता है ना, 8 मीटर, इसलिए हाइट ऑफ सीपी जो होगा वो आपका सीडी प्लस कितना होगा, पीडी होगा, है ना। अब यहां से करते हैं लेट पीडी इक्वल्स टू, लेट पीडी इक्वल्स टू कितना, लेट पीडी इक्वल्स टू कितना, एच मान लेते हैं, है ना। इसलिए हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ये आपका हो जाएगा 8 प्लस एच, ये कहानी देख लो ध्यान से, पहले ये बात है ना। अब आप एक काम करोगे, ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलो ये सारी कहानी तो हो गई, हम काम क्या करते हैं, एक बार ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, है ना, सॉरी पी बी डी, और एक बार लेंगे
एपीसी, है ना। करते हैं इसको, इसे मिटाते हैं, है ना। देखो एक बार पहले लेते हैं ये वाला है, और ये वाला एंगल जो है आपका ये 30 डिग्री है। तो लेते हैं इन ट्रायंगल बीपीडी, बीपीडी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू पीडी अपॉन बीडी, पीडी अपॉन बीडी, ठीक है। पीडी की हाइट हमने एच मान रखी है, पीडी की हाइट हमने एच मान रखी है, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है इसका हाइट आप क्या ले लो, एच ले लो, ठीक है। तो और ये वाली जो दूरी है इसको x मान लो, ये भी x, ये भी x है। तो देखो tan 30 डिग्री 1/√3 होगा, पीडी की वैल्यू हमने h ले ली और बीडी जो होगा x होगा, है ना। तो x इक्वल्स टू √3h, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगला देखो, अब देखते हैं इन ट्रायंगल एपीसी, एपीसी ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 डिग्री जो होगा, tan 45 डिग्री जो होगा CD अपॉन AC, है ना। ये तो 1 हो गया, ये 8 प्लस h हो गया और ये x हो गया, तो x इक्वल्स टू 8 प्लस h। ये बात समझ में आ रही है ना, x इक्वल्स टू 8 प्लस h। हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस, एक तो x की भी वैल्यू निकालनी है और h की भी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो x की जगह पे आप रख लो √3h, तो √3h माइनस h इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहां से आप देखेंगे तो h को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, और h की वैल्यू जो होगी 8 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा h की वैल्यू 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, है ना। 2 4 जा 8, ये 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये हाइट ऑफ, ये एच की वैल्यू आई है ना, ये एच की वैल्यू आई है। तो पहली बात तो हम फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होगी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होगी, है ना। इस बिल्डिंग की हाइट जो होगी 8 प्लस एच होगा, 8 प्लस एच होगा, तो एच की वैल्यू आपकी 8 प्लस 4√3 प्लस 4, यानी 12 प्लस 4√3, यहां से 4 कॉमन ले लिया, 3 प्लस √3 मीटर, ये आपकी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गई। क्लियर है ना, ये आपकी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स की वैल्यू तो एच के बराबर होगी ना, यहां से सॉरी, एक्स की वैल्यू तो √3h होगी ना, तो एच कितना है हमारा, एच हमारा हो गया 4 इंटू √3 प्लस 1, तो कर लो 4√3 इंटू 4√3 प्लस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो या तो ऐसे छोड़ दो या तो ऐसे करोगे तो 12 प्लस 4√3 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 12 प्लस 4√3, दोनों सेम सेम हो गया शायद, दोनों सेम सेम हो गया क्या, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है ना, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग 4 इंटू 3 प्लस √3, और जिसका भी सेम हो गया दोनों का डिस्टेंस, और हाँ ठीक है वही हो जाएगा 45 डिग्री है ना, तो दोनों सेम सेम हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ पॉइंट on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at height of 3 meters from the banks, find the width of the river. From a point on a bridge across, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree. देखो एक रिवर है, उसके बीच में एक ब्रिज है, ऐसा ये पॉइंट है ब्रिज का, ये पॉइंट, ये पॉइंट है ब्रिज का, ठीक है ना। इसके दोनों साइड एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, from a point of the bridge, angle of depression of the banks on opposite sides of the 30 degree and 45 इस साइड बन रहा है और एक इस साइड बन रहा है, ये देखो यहां से हमने ऐसा कुछ ले लिया, तो ये वाला एंगल मान लो 30 डिग्री बन रहा है और ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो ये वाला तो 30 डिग्री हो जाएगा भाई मेरे,
और ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा। ये ऐसा, ये हाइट एज है, ए बी जो है ब्रिज है, ये आपका पॉइंट पी है और ये आपका पॉइंट क्यू है, ये ऐसा है। ये बात समझ में आ रही है ना? ऐसा वाला है। तो एक बार तो हम क्या करते हैं, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, ये हाइट 3 मीटर है, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ बतानी है। तो ऐसा लिखना, लेट ए बी इज द ब्रिज, ए बी इज द ब्रिज, है ना, और पी क्यू इज द विड्थ ऑफ रिवर, पी क्यू इज द विड्थ ऑफ रिवर, पी क्यू इज द विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, ऐसा। पी क्यू नदी की चौड़ाई है, ठीक है ना। और फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर ऐसा पूछ रहा है, तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। पहला काम करते हैं, इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP आप एक काम कर लो, इन ट्रायंगल ABP ले लो। tan 30 डिग्री जो होता है, tan 30 डिग्री जो होता है वो P बाई एच, यानी AB बाई AP, AB बाई AP ये 1 बाई रूट 3 है, और AB जो है H और AP जो है X, ठीक है। X इक्वल टू रूट 3H आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये बात समझ में आ रही है ना? अब एक बार ट्रायंगल ले लो आप, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, तो यहां से आप tan 45 डिग्री लेंगे तो ये आपको आ जाएगा ए बी अपॉन ए क्यू, ए बी अपॉन ए क्यू, एच अपॉन वाई, वाई इक्वल टू एच, ठीक है ना। ये ऐसा है, y इक्वल टू एच, ठीक है। हाइट आपको पता ही है सबका, हाइट तो 3 मीटर है, h दे रखा है, तो यहां से x की जो वैल्यू होगी 3 रूट 3 मीटर हो जाएगी, और y की जो वैल्यू होगी वो 3 मीटर होगी। तो विड्थ ऑफ रिवर निकालना आप, है ना। फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर है आपका x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई, यानी 3 रूट 3 प्लस 3, ओके। अब यहां से 3 कॉमन ले लो आप, रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये आपका हाइट विड्थ ऑफ रिवर हो गया। क्लियर हो गया? देखो ये सवाल में बहुत आसानी से हमने कर लिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला सवाल, अब ये एक सवाल देखो, करें कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द क्लाउड ऑन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, है ना। करें कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। ये देखो, मान लो कि ये पॉइंट है, थोड़ा और पीछे लेते हैं, नीचे लेते हैं, ये पॉइंट है जहां पे लेक है ना, लेक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30। यहां पे मान लो ये क्लाउड का पॉइंट है ना, यहां से आपने ऐसे किया, ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक, नहीं ये लेक से 60 मीटर अबव पॉइंट है ना, 60 मीटर अबव पॉइंट है ये ऐसा, और यहाँ पे क्लाउड है, ये जो पॉइंट है क्लाउड का है, ये जो पॉइंट है क्लाउड का है ना। आप ए और बी ये दोनों पॉइंट मार्क कर लीजिए लेक पे, है ना। इस पॉइंट को पी ले लीजिए, ये सी पॉइंट जो है क्लाउड का है, ये डी है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब पहला करें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव लेक इज 30 डिग्री। यहां से क्लाउड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री होता है। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द क्लाउड इन द लेक, and the angle of depression of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये देखो, ये जितना पॉइंट आपको ये दिख रहा है ना, अब ये पूरा लेक के अंदर दिखेगा ना, आपको इसकी परछाई दिखेगी, है ना। ये पूरा ऐसा है, ये पूरा आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे अंदर आएगा ये पूरा, ठीक है। ये और यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये ऐसा, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये वाला जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री हो रहा है। क्लियर है ना? ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? तो एक तो बात आप ये कर लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट 60 मीटर अबव लेक, इसकी हाइट दे रखी है 60 मीटर, है ना। तो इसकी हाइट h मान लेते हैं, ठीक है।
फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड ऐसा है, इस वाले डिस्टेंस को x ले लिया, इस वाले को x ले लिया, ठीक है। तो ये तो अपना BD जो है, देखो ध्यान से, तो ये 60 मीटर है ना। तो इस पूरे की जो हाइट है वो 60 प्लस एच हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। और इमेज, ये जो पार्ट 1, इसको नाम दे दिया कुछ क्यू पॉइंट दे दिया, और ये जो हाइट है ये भी आपका 60 प्लस एच हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही है। ये पूरा जो पार्ट है इसी की परछाई इसमें बनी है लेग के नीचे, ठीक है ना। ऐसा हुआ। अब एक बार पहले काम करते हैं, इन ट्रायंगल PCD लेते हैं, इन ट्रायंगल PCD tan 30 डिग्री हो जाएगा आपका CD अपॉन PD, 1/√3 CD H आ गया और PD X आ गया, है ना। X इक्वल्स टू H√3 मीटर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये बात समझ में आ रही है ना। अब एक बार ले लेते हैं इन ट्रायंगल PQD, है ना। एक बार ले लेते हैं इन ट्रायंगल PQD, PQD। अब आप कर लो tan 60 डिग्री जो होगा, tan 60 डिग्री जो होगा वो QD अपॉन PD, QD अपॉन PD हो जाएगा। तो ये तो √3 हो गया। QD की आप वैल्यू देखो, ये पूरी पूरी, ये 60 और ये 60 प्लस एच, तो 120 प्लस एच हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका वो x हो जाएगा, है ना। तो √3x इक्वल्स टू 120 प्लस एच हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। देख लो ध्यान से, है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू h√3 रख देते हैं, है ना। x की वैल्यू h√3, तो यहाँ पे ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहां से लाते हैं, इसकी जगह पे h√3 रख दिया और ये 120 प्लस एच आ गया। 3h इक्वल्स टू 120 प्लस एच, 2h इक्वल्स टू 120, इसलिए h इक्वल्स टू 60 मीटर हो गया। ये बात आपको समझ आ गई ना, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। अब क्लाउड की हाइट कहां से पूछ रहा है, and the angle of depression of the cloud in the lake is 60 degree, and the angle of elevation of the cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degree, and the angle of depression of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. अगर लेक से क्लाउड की हाइट आपको पूछेगा तो ये देखो 60 प्लस एच हो जाएगा, है ना। 60 प्लस एच हो जाएगा और ये 60 प्लस 60 120 मीटर हो जाएगा, है ना। लेक के सरफेस से क्लाउड की हाइट जो होगी 120 मीटर हो जाएगी। ये बात समझ में आया। यहां से अगर पूछेगा तो 60 मीटर होगा, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, लेक के सरफेस से ही पूछेगा, ठीक है। तो आपका 120 मीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ क्लाउड 120 मीटर हो गया। क्लियर है। देखो ये भी एक बढ़िया सवाल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, करे कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. देखो क्या होता है, यहां से एक एरोप्लेन यहां पे है, ठीक है ना। ये ग्राउंड से, यहाँ ये ग्राउंड से एक तो एरोप्लेन यहां पे है, ठीक है। और ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है यहां से, है ना। यहीं से एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे बन रहा है, फिर सेम पॉइंट्स देखा जा रहा है, तो एक हाइट पे दूसरी एरोप्लेन है और यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है ना। एक 60 डिग्री बन रहा है और एक 45 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री बन रहा है और ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना। दो प्लेन का पोजीशन है, एक तो पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है ना। करे एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant, है ना। तो यहां से यहां तक ये वाला जो Q वाला एरोप्लेन है, ये यहां से 3000 मीटर की दूरी पे है, ऐसा है ना। Q वाला जो एरोप्लेन है ग्राउंड से 3000 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। अब करें कि फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। आपको ये वाला दूरी बताना है, ये वाला दूरी बताना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। पहले देख लो, ये PQ नाम दे दिया, इसको नाम दे दो A और इसे नाम दे दिया B। ये क्लियर है ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे,
एपी को एच मान लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख दो कि लेट पी एंड क्यू आर द पोजीशन ऑफ एरोप्लेन, पोजीशन ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, पोजीशन ऑफ एरोप्लेन। ये एरोप्लेन का पोजीशन है, समझ में आ रहा है ना, वेयर AQ इक्वल्स टू 3000 मीटर, है ना। ग्राउंड से क्यू वाले जो एरोप्लेन की दूरी है वो 3000 मीटर है, क्लियर है ना। हाँ, तो एक काम और कर लेते हैं कि लेट एपी इक्वल्स टू एच, इसको हमने एच मान लिया, ठीक है। तो देखो पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल एपीबी, एपीबी या एबीपी, ठीक है, एबीपी ले लिया। तो tan 45 डिग्री जो होगा, tan 45 डिग्री एपी अपॉन एबी होगा, एपी अपॉन एबी होगा, ठीक है। अब tan 45 1 है, एपी की वैल्यू h है और एबी हमें पता नहीं, हम एबी को x मान लेते हैं, ठीक है ना, एबी को x मान लिया तो ये x हो गया। यहां से h की वैल्यू x आ गई, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहां से h की वैल्यू x आ गई, ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब अगला ले लो ट्रायंगल ABQ, इन ट्रायंगल ABQ, है ना। यहां से आप लोगे तो tan 60 डिग्री जो होगा आपका वो कुछ ऐसा हो जाएगा, AQ अपॉन AB, AQ अपॉन AB होगा, ठीक है। तो tan 60 तो √3 हो जाएगा, AQ की वैल्यू 3000 है और AB की वैल्यू x हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से √3x इक्वल्स टू 3000, क्लियर है। अब हमें करना क्या, फाइंड द डिस्टेंस, ये वाला वैल्यू निकालनी, PQ निकालना है, तो उससे पहले हमें h निकालना होगा। और फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखेंगे तो x की वैल्यू h है ना, तो x की जगह पे आप h रख दो, √3h इक्वल्स टू 3000, तो h इक्वल्स टू 3000 बाई √3, ठीक है। रेशनलाइज करोगे, आप अगर रेशनलाइज करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसा हो जाएगा, h आपका हो जाएगा 1000 √3, है ना, 1000 √3। इसलिए PQ इक्वल्स टू, PQ जो होगा वो AQ माइनस AP होगा, AQ माइनस AP होगा। AQ की वैल्यू 3000 है और AP की वैल्यू 1000 √3 है, 1000 √3 है, ठीक है। यहां से आप 1000 कॉमन लोगे तो ये 3 माइनस √3 आ जाएगा, है ना। और यही दोनों दोनों फ्लाइट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। अब चाहे तो ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.73, ठीक है। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां करते हैं ना, 1003 माइनस 1.732, है ना। तो 1000 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1268 मीटर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही फ्लाइट के बीच की जो डिस्टेंस है 1268 मीटर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगले सवाल की ओर चला जाए, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, करेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB 60 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैंप पोस्ट CD आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। देखो आपको एक बिल्डिंग दे रखा है, AB बिल्डिंग है 60 मीटर का, ठीक है। वही एक लैंप पोस्ट है CD, ठीक है। आप ऐसे कह दो कि AB बिल्डिंग है और CD लैंप पोस्ट है, CD लैंप पोस्ट है, ठीक है ना। अब बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है लैंप पोस्ट के टॉप पे, ठीक है। ये ये ठीक है ना, ये 30 डिग्री बना रहा है। वही बिल्डिंग के टॉप से लैंप पोस्ट के बॉटम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है ना। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, है ना। आप ऐसा कर सकते हो कि लेट AB इज द बिल्डिंग एंड CD इज द लैंप पोस्ट, CD इज द लैंप पोस्ट। आपको ये पता है कि बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 60 मीटर, है ना। तो आप ऐसे कहोगे कि AB इक्वल्स टू 60 मीटर होगा, है ना। CD की हाइट नहीं दे रखी, तो मान लेते हैं कि लेट
सी डी इक्वल्स टू एच, है ना। और ये भी मान लेते हैं कि ए सी इक्वल्स टू एक्स, है ना। ए सी इसके बीच के डिस्टेंस, इसका नाम हमने ई दे दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो tan 60 डिग्री जो होगा, tan 60 डिग्री होगा आपका ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। tan 60 √3 है, ए बी की वैल्यू क्या है भाई, ए बी की वैल्यू 60 है, ए सी की वैल्यू x है, तो √3x इक्वल्स टू 60। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना। अब लेते हैं इन ट्रायंगल बीईडी में, इन ट्रायंगल बीईडी, ठीक है। यहां पे आप लोगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा बी अपॉन डी, ठीक है। और ये देखो आपको पता है कि सी डी की वैल्यू h है, तो b जो होगा वो 60 माइनस h हो जाएगा, ये पूरा 60 है और ये इतना h है, तो 60 माइनस h हो जाएगा, तो ये 1/√3, ये 60 माइनस h और ये अपना x, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 60 माइनस h इंटू √3, है ना। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, देखो यहां से अगर हम करें, हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से जो x की वैल्यू है 60/√3 हो जाएगा, है ना। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लो, हम दोनों को यहां से कंपेयर कर लेते हैं, है ना। दोनों को इक्वेशन कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से आपको 60/√3 मिल गया, और यहां से आपको 60 माइनस h इंटू √3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो ये 60 इक्वल्स टू 60 माइनस h इंटू 3, है ना। और ये आ जाएगा आपका 20, तो 20 इक्वल्स टू 60 माइनस h इधर आ गया, और 60 माइनस 20, सो h विल बी 40, h आपका 40 मीटर हो गया। हमसे पूछ क्या रहा था, पहला तो पूछ रहे कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, तो पहले तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो x की वैल्यू तो शायद पहले वाले में ही आ गया, x यहीं से आ गया, और ये आपका 20√3 हो जाएगा, है ना। आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो इस वाले का तो आंसर यहीं से आ गया आपका 20√3, है ना। अब आपसे पूछ रहे द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट यानी h है, तो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट कितना आ गया 40 मीटर, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट होगा 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 40 मीटर हो गया, यानी इसके सेकंड पार्ट का जो आंसर है 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, है ना। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, यानी आपसे 60 माइनस एच की बात पूछ रहा है, इसके बीच के बी पूछ रहे हैं कि ये कितना होगा, तो ये तो 60 माइनस एच हो जाएगा, तो 60 माइनस 40 कर दो, यानी ये 20 मीटर हो जाएगा, तो इस वाले पार्ट का आंसर 20 मीटर हो गया, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में ये 25 क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस का था, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिया था, ठीक है। तो आप एक बार इन सारे सवालों को अच्छे से करो, और फिर देखो ये बहुत ही आसान वाले चैप्टर में शामिल है आपका ये चैप्टर, आप 4 नंबर एकदम पक्का करके आओगे कि हाँ इस चैप्टर से हम क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।